हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के बारे में। लेकिन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर के बगैर नहीं हो सकता। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? एक वेक्टर लेते हैं, वेक्टर ए। अब हमने इस वेक्टर ए की नेगेटिव वेक्टर लेना है। तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड इस वेक्टर ए के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। तो ये वेक्टर हम नेगेटिव वेक्टर कंसीडर करते हैं वेक्टर ए का। नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ वेक्टर मीन्स कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो ये वेक्टर ए का माइनस वेक्टर कहलाता है। यानी हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए के। यानी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। एक दूसरा वेक्टर लेते हैं, वेक्टर बी लिया। अब इस वेक्टर बी का हमने नेगेटिव वेक्टर लेना है, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। तो ये नेगेटिव वेक्टर कहलाता है। अब इसी नेगेटिव वेक्टर को हम इस्तेमाल करते हुए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मालूम करेंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से पहले आप लोग अपने जहन में ये बात रख ले कि सब्ट्रैक्शन नामी कोई चीज़ नहीं होती। यानी जिस तरह हम स्केलर में दो क्वांटिटीज को माइनस कर सकते हैं, इसी तरह वेक्टर में डायरेक्टली हम दो क्वांटिटीज को माइनस नहीं कर सकते, यानी उसका हम सब्ट्रैक्शन नहीं ले सकते। सब्ट्रैक्शन नामी कोई चीज़ नहीं है। एक्चुअली सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में हमने किसी वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के साथ बाई हेड टू टेल रूल ऐड करना होता है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में ये एक वेक्टर लिया, वेक्टर ए। अब ये सेकंड वेक्टर लेते हैं, वेक्टर बी। हमसे कहा गया है कि आप वेक्टर ए से वेक्टर बी को माइनस करो। तो माइनस का तरीका क्या है? सबसे पहले हम इसी वेक्टर बी की नेगेटिव वेक्टर लीजिए। नेगेटिव वेक्टर का तरीका क्या है? मैग्नीट्यूड बराबर इस वेक्टर बी के, डायरेक्शन अपोजिट। तो ये बन गया नेगेटिव वेक्टर किसका? इस वेक्टर बी का। अब इसी नेगेटिव वेक्टर को हमने वेक्टर ए के साथ बाई हेड टू टेल रूल जोड़ना है। तो ये हो गया वेक्टर ए। अब नेगेटिव वेक्टर को उठा के, यानी फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ सेकेंड वेक्टर की टेल को हमने मिलाना है, मिला लिया। तो ये नेगेटिव वेक्टर बी हो गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट टेल को टेल के साथ और हेड को हेड के साथ जोड़ने से बनता है। तो रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर का आ जाएगा वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि शॉर्टकट में ये न लिखो कि रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ये गलत होगा, क्योंकि एक्चुअली हमने नेगेटिव वेक्टर को बाई हेड टू टेल रूल वेक्टर ए के साथ ऐड करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस इंटू माइनस वेक्टर बी। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ये कहलाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये वेक्टर बी गिवन है, ये वेक्टर ए है। अब वो कह रहे हैं कि आपने वेक्टर बी से वेक्टर ए को माइनस करना है, या आप वेक्टर ए से इसी वेक्टर बी को माइनस करो। अब जिस वेक्टर को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, उसी वेक्टर का नेगेटिव लेना होगा। अब फॉर एग्जांपल ये सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसका हम नेगेटिव वेक्टर लेंगे, मैग्नीट्यूड बराबर, डायरेक्शन अपोजिट। तो ये नेगेटिव वेक्टर बी बन गया। अब इसी नेगेटिव वेक्टर बी को इस वेक्टर ए के साथ बाई हेड टू टेल रूल जोड़ना है। अब वेक्टर ए को ड्रा करते हैं,
जिस डायरेक्शन में दिया है ड्रा किया। अब इसी नेगेटिव वेक्टर बी को वेक्टर ए के साथ बाई हेड टू टेल रूल जोड़ना है। तो नेगेटिव वेक्टर को उठाओ, नेगेटिव वेक्टर की टेल को वेक्टर ए की हेड के साथ उसी डायरेक्शन में मिलाओ, मिला लिया नेगेटिव वेक्टर माइनस बी। अब रिजल्टेंट वेक्टर टेल को टेल के साथ मिलाओ और हेड को हेड के साथ, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आर बन गया। फिर वही तरीका एक्चुअली हमने वेक्टर ए के साथ ऐड किया बाई हेड टू टेल रूल किया नेगेटिव वेक्टर को। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो ये कहलाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर की जरूरत क्यों पेश आई, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो थोड़ा डिटेल में चलते हैं। तो दोस्तों पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर को। एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने ये भी कहा था कि एडिशन ऑफ वेक्टर को हम कर सकते हैं स्केल डायग्राम से, राइट एंगल ट्राइंगल से। अब इसमें थोड़ा बहुत इशू था, वो इशू किया था, समझाते हैं कि स्केल डायग्राम के जरिए जब हम एडिशन ऑफ वेक्टर करते हैं तो थोड़ा बहुत हमें एक्यूरेसी का मसला पेश आता है। एक्यूरेसी यानी बाई हेड टू टेल रूल, जब आप दो वेक्टरों को ऐड करते हैं, माना कि ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब अगर स्केल के जरिए हम इसकी पैमाइश करें तो गलती का इम्कान हो सकता है। अब इसके बाद अगर एडिशन ऑफ वेक्टर को राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, उसके जरिए हम एडिशन ऑफ वेक्टर मालूम करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी क्या थी, यानी ट्राइंगल के दो साइड लो, उसको आप ऑर्डर में कनेक्ट करो। ऑर्डर का मतलब क्या है, पहले वेक्टर फिर इसके साथ सेकंड वेक्टर, ये फर्स्ट साइड बन गया, ये सेकंड साइड। और रिजल्टेंट हमेशा के लिए आप रिवर्स ऑर्डर में करो। अब ट्राइंगल प्रॉपर्टी को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब दो वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी 90 डिग्री एंगल के साथ हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें एक्यूरेसी का मसला है। ये हम इस्तेमाल करते हैं जब दो वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। अब अगर वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना हो तो हम क्या करेंगे। अब जरूरी तो नहीं है कि हर वक्त हमें दो वेक्टर दिए हो और वो आपस में परपेंडिकुलर हो, तो इसके लिए एक ऐसे जनरल मेथड की ज़रूरत पेश हुई जिसके ज़रिए हम किसी भी तरह के वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। और वो तरीका है किसका, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स का। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स को हम कंपोनेंट मेथड से जोड़ सकते हैं। आइए डिटेल में पढ़ाते हैं कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। तो दोस्तों हमारा टॉपिक कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या है। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर को डिस्कस करने के लिए हम क्या लेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ एक्सेस को लेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ एक्सेस, ये हमने लिया एक्स एक्सेस को, ये हम लेते हैं वाई एक्सेस को। अब एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का ये ऑरिजिन कहलाता है, उसे डिनोट करते हैं। अब एक वेक्टर लेते हैं जिसको हम ऑरिजिन ऑफ द कार्टेशियन एक्सेस से ड्रा करते हैं। ये हमने ड्रा किया टेल को कनेक्ट करके यहां पर। अब इस वेक्टर को हम कंसीडर करते हैं वेक्टर एफ। वेक्टर एफ इस वजह से लेते हैं कि हम
क्लास में भी वेक्टर एफ को लेते हैं, एफ के साथ हम फेमिलियर हैं। अब ये वेक्टर एफ जो है ये एक्स और वाई प्लेन में है, तो इस वेक्टर एफ के हम दो कंपोनेंट वेक्टर ले सकते हैं। एक कंपोनेंट वेक्टर एलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा जिसको हम एफ एक्स वेक्टर कंपोनेंट से डिनोट करेंगे, और एक होगा एलॉन्ग वाई एक्सिस जिसको हम डिनोट करेंगे एफ वाई वेक्टर कंपोनेंट से। यह हम इस तरह भी ले सकते हैं, थोड़ा छोटा बनाते हैं, कि इस वेक्टर एफ की हेड से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, परपेंडिकुलर ड्रा किया, वाई एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर ड्रा करो, ये भी ड्रा किया। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर एफ को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, एक उसका ये कंपोनेंट और एक उसका ये कंपोनेंट। ये कंपोनेंट इसके बराबर है और ये कंपोनेंट इसके बराबर है, तो हम इस कंपोनेंट को एफ एक्स कंपोनेंट ले सकते हैं वेक्टर कंपोनेंट, और इसको हम ले सकते हैं ये एफ वाई वेक्टर कंपोनेंट। अब ये दो कंपोनेंट बन गए। अब ये वेक्टर एफ जो है इसी एक्स एक्सिस के साथ सम एंगल थीटा भी बनाता है। सम एंगल थीटा, अल्फा ले सकते हैं, बीटा ले सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये दो कंपोनेंट हो गए। अब हम इस वेक्टर एफ को हम सम ऑफ द टू वेक्टर कंपोनेंट वेक्टर ले सकते हैं। एक एलॉन्ग एक्स एक्सिस का पैरेलल है और दूसरा एलॉन्ग वाई एक्सिस के है, तो हम ले सकते हैं कि एफ एक्स कंपोनेंट प्लस एफ वाई कंपोनेंट के ले सकते हैं। अब इस वेक्टर एफ के ये दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट वेक्टर्स हम बोलते हैं, एरो का निशान ड्रा किया है। अब इस कंपोनेंट वेक्टर को हम सिंपली यहाँ पर एफ एक्स ले सकते हैं, यहाँ पर हम इसको एफ वाई ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वेक्टर में पढ़ा था कि वेक्टर को हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत होती है। अब यहाँ पर एफ एक्स कंपोनेंट वेक्टर जो है ये एफ एक्स के बराबर इस वजह से लिया कि ऑलरेडी इस कंपोनेंट का डायरेक्शन हमें नोन है एलॉन्ग एक्स एक्सिस, और ये कंपोनेंट एलॉन्ग वाई एक्सिस, तो इस वजह से हम एफ एक्स कंपोनेंट वेक्टर को मैग्नीट्यूड एफ एक्स से डिनोट करेंगे और एफ वाई कंपोनेंट वेक्टर को एफ वाई से, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन हमें नोन है। तो वेक्टर एफ इसके बराबर आ जाएगा। अब इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं, उसको थोड़ा डिटेल में हम समझाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास में शायद आप लोगों को बताया होगा, ये तीन अल्फाज हैं, कू और अक, यानी आइन से हम अमूद लेते हैं, डिवाइडेड बाई वाव वतर कहलाता है। इसी तरह कू में काफ से कायदा, ये वतर, आइन से अमूद और काफ से कायदा। तो ये बात ध्यान में याद रखो कि ऊ हम इस्तेमाल करते हैं साइन थीटा के लिए, कू हम लेंगे कास थीटा के लिए और अक टेन थीटा के लिए, आसानी के लिए। अब इसी डायग्राम से जो कि हमारे पास राइट एंगल का एंगल बन गया, अगर हम इस डायग्राम को साइन थीटा अप्लाई करें तो साइन थीटा किसके बराबर है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस के। अब इस डायग्राम में परपेंडिकुलर किसके बराबर है? एफ वाई के बराबर है, और हाइपोटेनस किसके बराबर है? एफ के बराबर है। तो हम इसको यहां पर लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, एफ वाई बराबर हो जाएगा एफ साइन ऑफ थीटा के। सिमिलरली कास थीटा किसके बराबर आ जाएगा? कू, यानी बेस
डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस के। तो इस डायग्राम में बेस किसके बराबर है, ये बात याद रखो कि थीटा वाला साइड जो होता है ये हमेशा बेस कहलाता है और थीटा के फ्रंट में जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। या आप ये कह सकते हैं कि थीटा के साथ जो साइड होता है वो cos वाला होगा और इसको जो परपेंडिकुलर होगा वो साइन वाला होगा। तो बेस इफ एक्स डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कि इफ एक्स इज इक्वल टू इफ cos ऑफ थीटा के। तो साइन थीटा एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ के, एफ एक्स इफ cos ऑफ थीटा के। अब टेन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस के। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर है, एफ वाई के, और बेस एफ एक्स के। तो हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स। अगर हम एंगल को मालूम करना चाहें थीटा, तो ये टेन जब इक्वल के दूसरे साइड पर ले जाएंगे तो इनवर्स में चेंज हो जाएगा, टेन इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स के। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, ये वेक्टर एफ एंगल थीटा और इसके कंपोनेंट एफ एक्स एंड एफ वाई। अगर हमें वेक्टर एफ की मैग्नीट्यूड मालूम हो तो हम वेक्टर एफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ एक्स और एफ वाई ये दोनों मालूम हो तो हम एंगल को मालूम कर सकते हैं। या रिवर्स प्रोसेस में अगर वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड मालूम हो, एंगल मालूम हो, तो हम इसके कंपोनेंट एफ एक्स और एफ वाई मालूम कर सकते हैं इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए। अब ये रिलेशन जरूरी नहीं है कि जिस तरह हमारे पास आए हैं हमेशा के लिए वो इसी फॉर्म में हम इस्तेमाल करेंगे, नहीं, ये गलत होता है। इसको हम समझाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है जिसको हमने अभी डिराइव किया ये किस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी वैल्यू कब चेंज होती है ये डिटेल में समझाऊंगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नेगेटिव और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। वेक्टर एफ को लिया था, ये कंपोनेंट एफ एक्स था, ये कंपोनेंट एफ वाई था। ये वेक्टर एफ एंगल बना रहा था पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा। तो यहाँ पर जो वेक्टर एफ ये थीटा बनाता है, ये थीटा एक्चुअली लाई करती है, इसकी वैल्यू जो है वो 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में है। यानी वेक्टर एफ के जो दो कंपोनेंट है ये पॉजिटिव है, एफ एक्स एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एफ वाई एलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस। और ये एंगल थीटा जो है ये लाई करती है 0 और 90 के बीच में। अब अगर इस कंपोनेंट को या कोई दूसरा वेक्टर लेते हैं, ये वेक्टर हमने लिया, वेक्टर बी से भी नोट किया। अब इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एंगल हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये एंगल हम लेते हैं। अब इस वेक्टर बी का ये वाला कंपोनेंट जो है बी एक्स ये नेगेटिव होगा क्योंकि एलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये कंपोनेंट जो होगा ये बी वाई पॉजिटिव होगा क्योंकि ये पॉजिटिव एलॉन्ग वाई एक्सिस के है। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कहते हैं कि साइन और कोसाइन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसाइन की वैल्यू क्या होती है, थर्ड में क्या होती है, फोर्थ में क्या होती है। इसका सिंपल तरीका ये है कि आप कंपोनेंट से मालूम करो।
अब यहाँ पर वेक्टर बी का कंपोनेंट जो है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पर कोसाइन नेगेटिव होगी। और इसका वाई कंपोनेंट जो है एलॉन्ग एक्स एक्सिस ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये साइन थीटा जो है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है ना। अब एक अनदर वेक्टर लेते हैं इस डायरेक्शन में, यही वेक्टर बी से डिनोट करते हैं। तो इसका जो एक्स वाला कंपोनेंट होगा ये नेगेटिव एलॉन्ग एक्स एक्सिस पे होगा, तो फिर बी एक्स नेगेटिव बन जाएगा। और इसका जो वाई वाला कंपोनेंट है ये एलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस होगा, तो बी वाई कंपोनेंट नेगेटिव मैग्नीट्यूड एलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एक्स और वर्टिकल कंपोनेंट ये दोनों नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू और कोसाइन की वैल्यू ये दोनों नेगेटिव होती है। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट को कंसीडर करें, फोर्थ क्वाड्रेंट में यही वेक्टर बी लेते हैं, बी का ये कंपोनेंट बी वाई नेगेटिव और ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा, बी एक्स पॉजिटिव, क्योंकि एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो फिर यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट बी का यानी बी वाई जो है ये नेगेटिव है, और वर्टिकल के लिए हम साइन थीटा लेते हैं, तो साइन थीटा नेगेटिव बन जाएगी और कोसाइन पॉजिटिव। सिर्फ आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि काज यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल के लिए लेते हैं और साइन जो है ये वर्टिकल के लिए लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और काज दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये कंपोनेंट एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये कंपोनेंट एलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसी तरह यहाँ पर ये नेगेटिव एलॉन्ग एक्सिस, तो ये नेगेटिव बन जाता है और साइन थीटा पॉजिटिव आती है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएं तो यही नेगेटिव एक्सिस आता है, बी एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में और ये भी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो यहाँ पर दोनों नेगेटिव होगी। अगर हम लास्ट क्वाड्रेंट में आए तो फिर पॉजिटिव साइड की जानिब आ गए, तो एलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस जो कंपोनेंट बी एक्स वो पॉजिटिव और नेगेटिव में बी वाई नेगेटिव, तो फिर साइन थीटा नेगेटिव होगी और कोसाइन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। अब इसके बाद हम लेते हैं, जिस तरह हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिराइव किया कि ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, ऑपरेशन जो है, इसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। कैसे हो सकती है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस को लेते हैं, यहां पर लिया एक वेक्टर एफ को, वेक्टर एफ एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, थीटा से डिनोट किया। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम एंगल को मेजर करें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस की जानिब। अगर एंगल आपको किसी प्रॉब्लम में दी गई है या आप खुद मालूम करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना होगा कि एंगल हमें किस एक्सिस के साथ दी गई है। अगर एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की जानिब हो इसी डायरेक्शन में, तो हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आपने थीटा की वैल्यू ली लेकिन किसी दूसरे रेफरेंस डायरेक्शन से, पॉजिटिव एक्सिस नहीं, किसी दूसरे रेफरेंस डायरेक्शन से, या वाई के साथ या जेड के साथ, या हमने सेंस ऑफ रोटेशन को चेंज किया। सेंस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव एक्सिस से नेगेटिव वाई एक्सिस की जानिब एंगल बन रही है, सेंस ऑफ रोटेशन को हमने चेंज किया। पहले हमने पॉजिटिव से लिया था वाई एक्सिस की जानिब, अब हम सेंस ऑफ रोटेशन को चेंज कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्सिस से हम एंगल को ले रहे हैं नेगेटिव वाई एक्सिस की जानिब। तो इस दौरान इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम इसी शेप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसी शेप में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वैल्यू चेंज हो सकती है।
अब यहाँ एक और बात, अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जाएं पॉजिटिव वाई की जानिब इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल 90 डिग्री बनती है। यहाँ से लेकर नेगेटिव एक्स एक्सिस की जानिब वैल्यू थीटा की 180 डिग्री बन जाती है। अगर हम नेगेटिव वाई एक्सिस की जानिब जाए तो एंगल 270 डिग्री बन जाती है। अब अगर हम सेंस ऑफ रोटेशन को चेंज करें, मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल ले रहा हूँ किसकी जानिब, नेगेटिव वाई एक्सिस की जानिब, तो ये एंगल क्या बन जाएगी, -90 डिग्री, -90 डिग्री। सेंस ऑफ रोटेशन को चेंज किया तो थीटा की वैल्यू हम -90 डिग्री लेंगे, जमा या पॉजिटिव 90 नहीं ले सकते। अब एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से आप लोग समझ जाएंगे कि ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा या ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। ये हम क्यों नहीं ले सकते जब हम सेंस ऑफ रोटेशन को चेंज करें, आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा। तो ये समझाते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं, ये हम लेते हैं एक्स एक्सिस को और ये लेते हैं वाई एक्सिस को। यहां पर हमने एक वेक्टर लिया, वेक्टर ई। अब इस वेक्टर ई के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ई एक्स आ जाएगा, और एक होगा एलॉन्ग वाई एक्सिस, वो बन जाएगा ई वाई, दो कंपोनेंट। अब ये वेक्टर ई जो है ये एंगल बना रहा है किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ, नॉट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ वो एंगल बना रहा है। अब फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर एंगल जो बीटा बनती है वो 37 डिग्री है, 37 डिग्री है। यहाँ पर जो एंगल बनती है वो 37 डिग्री है। तो हमने ई वाई ई एक्स इन दोनों कंपोनेंट को मालूम करना है कि इन दोनों कंपोनेंट को हम कैसे मालूम करेंगे। अब देखो यहां पर ये एक कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट। इस तरह के नॉर्मली हम करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये है वेक्टर एफ, परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये कंपोनेंट एफ एक्स और ये कंपोनेंट एफ वाई। यहाँ पर ये हम ले सकते हैं एफ एक्स, हमने कहा था कि वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ये एफ वाई, ये भी एफ वाई हम ले सकते हैं। अब एंगल यहाँ पर बन रही है। फर्स्ट जो हमने डेरिवेशन की थी, एंगल यहाँ पर बन रही थी किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो हमने लिया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस के। थीटा का फ्रंट वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर कहलाता है, थीटा के साथ जो कंपोनेंट होता है वो हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंगल बन रही है, थीटा का फ्रंट वाला कंपोनेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर, और वो कौन सा कंपोनेंट है, ये वाला, तो ये ई एक्स आ जाएगा। थीटा के साथ जो कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल वाला, तो ये कंपोनेंट इसके फ्रंट में है, ये आ जाएगा ई वाई का। अब अगर हम इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इस्तेमाल करें, इसी डायग्राम को, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, ई एक्स है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या है, वो ई है। तो ई एक्स की वैल्यू आ जाएगी ई इंटू साइन ऑफ थीटा के, ई इंटू साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पर क्या है थी, एफ वाई की वैल्यू हमारे पास आई थी एफ साइन ऑफ थीटा के, यानी वर्टिकल के साथ साइन थीटा आया था। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ साइन थीटा आ रही है। तो फर्क समझ गए। सेंस ऑफ रोटेशन या रेफरेंस डायरेक्शन जो है, अगर हम पॉजिटिव एक्सिस के अलावा कोई और एक्सिस ले लें, तब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम इस्तेमाल करते हैं इसकी वैल्यू में चेंज आता है। अब अगर हम ई वाई निकालें
ई वाई, तो वो किसके बराबर आ जाएगी, ई वाई। तो ये बेस है ना, ये हाइपोटेन्यूज, तो बन जाएगा ई इंटू cos ऑफ थीटा के, यानी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए कि cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ई वाई आ जाएगी ई इंटू cos ऑफ थीटा के। तो वैल्यू चेंज हो गई। अब इसमें अगर हम कीमतें पुट करें, फॉर एग्जांपल हमें दिया गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई जो है, मैग्नीट्यूड नॉट ई, वो 4.50 मीटर है। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हमें गिवन है, ये ई है, यहाँ पर हम वेक्टर ई को डिनोट करते हैं। मैग्नीट्यूड दिया है वेक्टर ई का 4.50 मीटर, एंगल हमें गिवन है 37 डिग्री। तो यहाँ पर कीमतें पुट करने से ई एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी और ई वाई की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये था आज का टॉपिक, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्यों इस्तेमाल करते हैं, जरूरत क्यों पेश हुई, थोड़ा समरी दोबारा से हम बताते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए हम स्केल डायग्राम को इस्तेमाल करते थे। उसमें इक्यूरेसी का मसला था, अब मसला तो हल नहीं हुआ क्योंकि फिजिक्स में हमें इक्यूरेसी चाहिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब अगर हम ट्राइंगल प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करें तो ट्राइंगल प्रॉपर्टीज हम उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो। अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर वक्त हमें वेक्टर परपेंडिकुलर मिले, ये भी एक इशू था। अब इन दोनों इशू को हल करने के लिए एक ऐसी मेथड की ज़रूरत थी जो इन सारे मसाइल को हल कर सके, और वो मेथड थी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का। अब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में हमने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को पढ़ा, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव एक्सिस में, नेगेटिव वाई एक्सिस में। सेंस ऑफ रोटेशन को डिस्कस किया कि एंगल को हम हमेशा के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस की जानिब लेते हैं। अगर हम सेंस ऑफ रोटेशन को चेंज करें तो एंगल की कीमत मुख्तलिफ होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो कैसे आते हैं और उसको हम कब इस्तेमाल करते हैं। अगर सेंस ऑफ रोटेशन चेंज हो, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो एंगल पर डिपेंड करता है कि एंगल जो है वो किस रेफरेंस डायरेक्शन के साथ बनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम स्कूल में पढ़ाते हैं ए एक्स इज इक्वल टू ए काज ऑफ थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। अब जैसा प्रॉब्लम हो हम इसी प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करें तो क्वेश्चन गलत होगा। अपने एंगल को देखना है कि एंगल किस डायरेक्शन के साथ बनी है, किस सेंस ऑफ रोटेशन उस एंगल का किया है, उसी के मुताबिक हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल के जरिए मैंने समझा दिया कि आमतौर पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिजल्ट क्या आते हैं और इस प्रॉब्लम में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिजल्ट क्या आ गए। तो ये आज का टॉपिक, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।